नाज़रीन आदाबर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान में एक अच्छा वाक़या रूनुमा, बहुत ही अच्छा पाकिस्तान के हिसाब से। आपको पता है FATF के मामला पाकिस्तान के गले में छछूंदर की तरह अटके हुए थे, जो न निगले जा रहे थे और ना ही उगले जा रहे थे। सरकारी बाबू जब भी जाते थे FATF की मुलाकातों में, मीटिंग्स में, हमें वो ये नवीद देते थे कि जनाब सब अच्छा है और पाकिस्तान अब निकल जाएगा। लेकिन हमें बतौर सहाफ़ी हमें उस वक्त भी ये पता होता था कि ये सिर्फ लारा दिया जा रहा है, सब अच्छा नहीं है। लेकिन बहरहाल होता वही था जो हम सोचते थे। और अब जो मामलात जिस तरफ बढ़े हैं, चूँकि FATF ने कुछ डेडलाइंस दे रखी थी, हमें उनका इल्म था कि क्या किस किस्म की डेडलाइंस हैं, मुतालिबात किस किस्म के हैं। फिर एक और बड़ा फैक्टर था, FATF में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया तो उसकी वजह कुछ और नहीं, ख़ुद अमेरिका था। अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त को कहा यह जाता है कि प्रॉम्प्ट इंडिया और बाज़ दीगर क़ुव्वतों ने किया। वो दरख्वास्त जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दी गई तो आपको पता है कि अमेरिका साहब बहादुर है और दुनिया का कोई अदारा ऐसा नहीं है जो उसके आगे पर मार सके या उसकी बात को टाल सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये दरख्वास्त जो है वो सरासर गलत हो। पाकिस्तान में भी बाद मामलात ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे। मसलन हाफिज़ सईद साहब खुले फिरा करते थे। हाफिज़ सईद साहब की हुब्बुल वतनी पर मैं कभी शक का इजहार नहीं करता, ना ही और लोग भी करते हैं। लेकिन जिस तरह वो उनका नाम जिस तरह से दुनिया भर में गूंजता था, मुझे याद है कि 1996 में पहली बार अमेरिका ने उनको माफ़ कीजिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको अपनी नापसंदीदा शख्सियात की फ़हरिस्त में शामिल किया और उनको वॉच लिस्ट में डाला। उनके असासों को भी मुंजमद करने के लिए उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया। उसके बाद से अब तक हाफिज़ सईद साहब, फिर उसके बाद मौलाना मसूद अज़हर को डाला गया। लेकिन ये लोग जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई इल्ज़ामात नहीं थे, पाकिस्तान इनको गिरफ़्तार करता भी तो कैसे। लेकिन बहरहाल चूँकि इन शख्सियात का ये ख़ुद ये फ़र्ज़ था कि ये ख़याल करते अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का और पाकिस्तान को मुश्किलात में ना डालते। लेकिन बहरहाल होनी होकर रहती है। कुछ आक़िबत ना अंदेश मैं तो कहूँगा, जो ये समझते थे कि वही जो कुछ भी कर रहे हैं दुरुस्त है। हाफिज़ सईद साहब के वो साथी थे, दोस्त थे, हुकूमत के अंदर हों या बाहर हों, अब वो इसमें ज़रूर शामिल रहे। हमने ख़ुद जनरल मुशर्रफ से इस हवाले से जब बात की, जब वो हुक्मरान थे, तो उन्होंने उस वक्त एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। लेकिन बाद में आपको पता है कि जो नीचे का सिस्टम है उसमें हमारे यहाँ बहुत ही गड़बड़ है। उन्होंने 5 ऑर्गेनाइजेशंस को कलअदम करार दिया, जिसमें हाफिज़ सईद साहब की लश्कर तैयबा शामिल थी, मौलाना मसूद अज़हर की जैश मोहम्मद शामिल थी। उसके अलावा 3 और ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनमें गलती के साथ एक अल्लामा साजिद मीर साहब की एक तंजीम भी शामिल हो गई थी, लेकिन बाद में वो मामला हल कर लिया गया। लेकिन वो जो कुछ होना चाहिए था जनरल मुशर्रफ के फ़ैसले के नतीजे में, वो ना हो सका और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बढ़ते रहे। ख़ास तौर पर भारत ने इन इल्ज़ामात को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अब FATF ने पाकिस्तान के साथ ये पाकिस्तान को डेडलाइंस दे रखी थी कि वो टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए, स्लीपर सेल्स को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करे। फिर ऐसी शख्सियात जो दुनिया के कहीं और ये शक होता है कि वो किसी जुर्म में मुलव्वस हैं या उस जुर्म के पीछे हैं या उन्होंने उस जुर्म को प्लान किया, एग्जीक्यूट करने में किसी भी तरह मदद दी या उसको मास्टरमाइंड किया। मुख्तलिफ जो इक़साम हैं जराइम करने की, उनको रूनुमा करने की, उनको बर्पा करने की, वो तमाम पर FATF का ये कहना था कि पाकिस्तान में चूँकि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कोई कानून नहीं था। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पिछले दिनों में हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर दोनों में सेनेटी प्रिवेल की और फिर उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए वो काम किया जो FATF की रिक्वायरमेंट था। क्योंकि दुनिया इस वक्त ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत कंसर्न है। आप ये देखते होंगे कि आए रोज़ भारत के ख़िलाफ़ एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, एशिया वॉच हो या और दीगर अदारे हों, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये तमाम के तमाम भारत के में जो कश्मीरियों के साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है उस पर तशवीश का इजहार करते हैं और उसमें इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं।
ख़ुद OIC का जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है इंसानी हुकूक़ का, वो भी जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर में उन पर ही तशवीश का इजहार करता है। तो FATF का ये कहना था कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल का कानून भी पास किया जाए। अब नाज़रीन, हमें और आपको सबको ये इल्म है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पाकिस्तान कर रहा था मुख्तलिफ ममालिक से। मसलन आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो स्विट्ज़रलैंड में केस थे, वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ज़रिए, वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का ही एक नमूना थे। स्विट्ज़रलैंड में ये कानून मौजूद था लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। पाकिस्तान में अथॉरिटी चूँकि वफाकी काबीना को ही इख्तियार हासिल है कि वो मुल्क के बारे में फ़ैसले करे, कौन सा कानून अप्रूव करना है, कौन सा नहीं बनाना, उसके हवाले से फ़ैसले करे। तो वफाकी काबीना के ज़रिए एक फ़ैसला किया गया और फिर अटॉर्नी जनरल के ख़त पर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ और बेगम नुसरत भुट्टो मरहूमा के ख़िलाफ़ यह कार्रवाई शुरू कर दी गई। कई साल वो मुकदमात चले। हमने देखा कि उन मुकदमात का कुछ ना बना। हमने ये भी देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हसन वसीम अफजल साहब थे जॉइंट सेक्रेटरी, जो नैब हुआ करता था, जो एहतसाब कमीशन था सैफुर रहमान वाला, उसकी दस्तावेज़ात को उठाकर फेंक दिया था, उनको जाली करार दिया था। लेकिन उस वक्त के एहतसाब कमीशन ने वही दस्तावेज़ात उठाकर स्विट्ज़रलैंड में जमा करा दी थी, जिनके बारे में बाद में बहुत सारा तस्करा आया कि जी पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे वाजिद शमसुल हसन, उन्होंने वो रिकॉर्ड गायब कर दिया है। वो रिकॉर्ड कहीं गायब नहीं हुआ, वो मौजूद है और ये वही दस्तावेज़ात थी जो लाहौर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी थी और फिर वहाँ सबमिट कर दी गई। लेकिन ये कोई कानूनी तरीक़ाकार नहीं था। दुनिया के हर मुल्क में इस काम के लिए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए एक अथॉरिटी होती है, फिर उसके ज़ैली क़वानीन होते हैं, फिर ज़ैली क़वायद बनाए जाते हैं। तो FATF की मेहरबानी, उन्होंने हमें ये कहा और उनका ये कहना था कि जो आप यूँ समझिए कि फ़ौजदारी मुकदमात हैं उनसे रिलेटेड मामले में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून बनाया जाए। हमारे यहाँ हुकूमतें चूँकि ये सोचती हैं और हम बतौर कौम भी ऐसे ही हैं कि अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर खुदा न खास्ता कत्ल हो जाता है तो हम कातिल को सज़ा दिलाने के बजाय इस बात में पर ज़्यादा गौर कर रहे होते हैं कि असी किन्नू किन्नू फंसा सकते हैं। यही मामला हुकूमतों का भी होता है, चूँकि हम जो हुक्मरान भी तो हम में से हैं ना। जब वो हुकूमतों ने ये कानून बनाया तो उन्होंने सोचा चले लगे या तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का मामला भी निपटा लें। नवाज शरीफ साहब के भतीजों यानी शहबाज शरीफ साहब के बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के दामाद पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम आयद किए गए। अभी पिछले दिनों में ख़बरें चलवाई गई ज़राए के ज़रिए, हमें भी इल्म है कि ये ख़बरें कौन से ज़राए ने चलवाई, इसमें कितनी सदाकत है, इस पर हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल कुछ कहना इसलिए मुनासिब नहीं कि हो सकता है ये ख़बरें दुरुस्त हों, हो सकता है ये ख़बरें गलत हों। तो वो हमारी हुकूमत ने कोशिश की कि इन तमाम सियासी शख्सियात को, जिसमें आसिफ जरदारी भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, उनके बेटे हैं शहबाज शरीफ और उनके बेटे हैं, और जो अपोजिशन के बहुत सारे दीगर सियासतदान हैं, उनको लपेट लिया जाए। लेकिन अपोजिशन डट गई क्योंकि इसमें बुनियादी इंसानी हुकूक़ के बहुत सारे मामला थे। मसलन एक अथॉरिटी कायम करने का कहा गया मरकज़ और सूबों की सतह पर। सेंट्रल अथॉरिटी को वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर कानून, सेंट्रल अथॉरिटी ये इन तीन उनमें कायम की गई वजारतों में, और इसी तरह सूबाई सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में एक सूबाई चारों सूबों में कमेटियाँ अथॉरिटीज़ कायम करने का फ़ैसला हुआ। लेकिन इन अथॉरिटीज़ का स्कोप क्या होगा, इन अथॉरिटीज़ के TORs क्या होंगे, इन अथॉरिटीज़ का इख्तियार क्या होगा, इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं था। और ये वो काम था जिसमें ह्यूमन राइट्स बराह रास्त मुलव्वस थे। अपोजिशन की मेहरबानी, उन्होंने इसकी निशानदेही की, और हुकूमत की भी मेहरबानी कि उन्होंने इसको दुरुस्त समझा। और यूँ दोनों ने मिल बैठ कर गुज़िश्ता रात भी मुज़ाकरात हुए, आज सुबह मुज़ाकरात हुए, और फिर जब पार्लिमान का मुश्तरका इजलास हुआ तो उसमें भी मुज़ाकरात हुए और फिर इस मसले को हल कर लिया गया और ये कानून मंजूर हो गया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का। इसमें 2-3 बड़े मसाइल हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व होते थे। मसलन जो शख्स बाहर से ये दरख्वास्त आएगी, ये दरख्वास्त तो किसी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर भी आ सकती है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान से यूरोप कुछ अर्से नाराज़ रहा तो उनको वीज़ा नहीं दिया, तो उसको रोकने के लिए, उसकी तस्दीक के लिए एक तरीक़ाकार अपनाया गया है, वो इस कानून में मौजूद है। फिर शवाहिद पेश करने थे। शवाहिद क्या हैं, कैसे वो गैदर किए जाएंगे, कैसे हासिल किए जाएंगे और कैसे उनको वेट किया जाएगा, यानी उनकी तस्दीक कैसे की जाएगी। ये तमाम प्रोसेस मिसिंग था। वो प्रोसेस उसमें ऐड किया गया ताकि इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके।
फिर जो मुलजिम जिसको डिक्लेयर किया गया हो किसी मुल्क की जानिब से, उसको उसके इंसानी हुकूक का ख्याल किया गया और उसको ये मौका दिया गया कि उसे हुकूमत पाकिस्तान पहले नोटिस जारी करेगी और उसके बाद वो पहले अपने वकील के ज़रिए पेश होगा, तहकीकात होंगी, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी जायदाद जब्त होगी। अब जायदाद की जब्तगी का मामला भी एक हसास मामला है, क्योंकि पाकिस्तान में मुश्तरका जायदादें हैं। तो मुश्तरका जायदाद में जो उस मुल्ज़िम शख्स का हिस्सा होगा, इस बात को यकीनी बनाया गया कि वो वही जायदाद जब्त हो, कोई और शख्स, कोई भाई, बेटा, बेटी, बीवी, माँ, बाप, ये मुतासिर ना हो उससे। ये तमाम जो इंसानी हुकूक से मुतालिक मामलात हैं, इनको देख लिया गया। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे इसका एक और मस्बत पहलू भी है। पाकिस्तान में अब ये फ़ैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी बारहा ये कह चुकी थी कि एक अथॉरिटी बनाएं जो ये फ़ैसला करे कि किन केसेस में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है। और ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो आज मंजूर हुआ है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में है, फ़ौजदारी जराइम, मसलन दहशतगर्दी, टेरर फाइनेंसिंग, इसमें पाकिस्तान को भी ये इख्तियार है कि वो बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में जाकर ये कह सके कि ये जो जायदाद है ये मुजरिमाना सरगर्मियों के ज़रिए बनाई गई है, इसको मुंजमद कर दें। इस तरह पाकिस्तान के जो बहुत सारे मुजरिम बैरून मुल्क फ़रार हो जाते हैं, उनको पनाह मिल जाती है कई ममालिक में, तो उसका रास्ता रोकने का भी एक टूल हमारे पास अब आया है, कानूनी टूल है। उसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और वो मुजरिम जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, या पाकिस्तान में ख़ास तौर पर भारतीय जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, पाकिस्तान अगर सबूत हासिल कर लेगा तो उनके बारे में भी ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त उस मुल्क को दे सकेगा और फिर ये उस पर अमल दरामद करना होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और मस्बत कदम है नाज़रीन। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हुकूमत ने इसी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग को, जो नैब के रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात सियासी अंदाज में बनाए जाते हैं, उसका मामला शामिल कर दिया था, लेकिन अपोजिशन ने भी उसको रुकवा दिया है। और अब कोई सियासतदान, अगर वो सियासतदान है तो उसको इस कानून के तहत सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। ये एक अच्छी रवायत है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि गो कैब से थोड़ी देर पहले मुराद सईद ने एक ट्वीट किया। उनकी बात की शायद कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपोजिशन के साथ लड़ा कर रखें। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जब इस पर पार्लियामेंट के सेशन में तकरीर की तो उन्होंने अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने आज हुकूमत की मदद नहीं की, पाकिस्तान की मदद की है। नाज़रीन, इस बिल की जब ये मंजूर हो रहा था, जमात इस्लामी, JUI और PTM की जानिब से, पश्तूनख्वा मैप की जानिब से, और एक आध और जमात है बलूचिस्तान की, उनकी जानिब से मुखालफत की गई। लेकिन अक्सरती और बहुत ही ज़्यादा कसरत राय से इसको मंजूर कर लिया गया। ये पाकिस्तान के हक़ में एक अच्छी बात है। और अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर एंड तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा और पाकिस्तान को वो फ़वाइद हासिल हो सकेंगे माशी और माली तौर पर, जो इस लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से हासिल नहीं हो रहे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का, बीवी बच्चों का ख्याल रखिए। कोविड-19 से अब भी बचने की ज़रूरत है नाज़रीन। खुदा हाफिज़।